नवीन राज्यों का उदय। 18वीं सदी के नए स्वतंत्र राज्यों के संस्थापक में आते हैं अवध। अवध के संस्थापक हैं सादत खां, इनको बुरहान मुल्क भी कहते हैं। अवध राज्य के संस्थापक कौन है? सादत खां यानी कि बुरहान मुल्क। रोहेलखंड के हैं वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल के मुर्शिद कुली खां हैं। कर्नाटक के सादुतुल्ला खां। भरतपुर राज्य के हैं चूड़ामन एवं बदन सिंह। भरतपुर राज्य के कौन है? चूड़ामन एवं बदन सिंह। राजपूताना के हैं अजीत सिंह। सिख राज्य के हैं बंदा सिंह। अहोम राज्य के हैं रुद्र सिम्हा। अहोम जो राज्य है इसके संस्थापक हैं रुद्र सिम्हा। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। हैदराबाद के शासक निजाम अली एवं अंग्रेजों के बीच झगड़े की मूल जड़ क्या थी? तो गुंटूर की सरकार थी। सूकरखेड़ा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो सूकरखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। 1724, 11 अक्टूबर 1724 को सूकरखेड़ा का युद्ध हुआ था मुबारिज खां और चिनकिलिच खां के मध्य। इसके परिणाम स्वरूप दक्कन में निजाम वंश की स्थापना हुई। हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? तो हिंदू दीवान दीनानाथ निजामुल मुल्क आसफ जाह के दरबार में था। किस संधि द्वारा मराठों को निजामुल मुल्क ने दक्षिण की चौथवा सरदेश मुखी देना स्वीकार किया? तो मुंशी शिवगांव की संधि, जो कि 1728 में हुई थी। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य तो हैदराबाद था। 1798 में ये स्वीकार करता है। 18वीं शताब्दी में राजा जय सिंह द्वितीय को मिर्जा राजा एवं सुवाई की उपाधियां किसने प्रदान की थी? तो मिर्जा राजा जहादर शाह और सवाई फर्रुखशियर। जय सिंह को जहादर शाह ने मिर्जा राजा और फर्रुखशियर ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी। राजा जय सिंह ने टालमी के ग्रंथ सिद्धांत सूरी कौस्तव उलुगबेग की सारणी का तुरुसरणी और पेर डीला हीरा की सारणी का मिथछाई छात्रा सारणी के नाम से संस्कृत भाषा में अनुवाद कराया। भरतपुर का जाट राज्य, तो जो दिल्ली मथुरा आगरा के सीमावर्ती क्षेत्र में खेती के काम करते थे जमींदार, जाट के नाम से जाने जाते थे। तो जाट लोगों का विद्रोह होता है औरंगजेब की नीतियों के विरोध में। तो सर्वप्रथम विद्रोह जो किया था तिलपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में किया था। तिलपत ने। राजा राम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में दफनाए गए अकबर के अस्थिपंजर को निकालकर जला दिया था। राजा राम ने सिकंदरा में अकबर का जो मकबरा है उसमें से अकबर के अस्थिपंजर को निकाल के जला दिया था। चूड़ामन भरतपुर राज्य की नींव डाली थी। चूड़ामन ने, जो कि इनका शासन काल था 1695 से 1721 ईस्वी, इन्होंने भरतपुर राज्य के जाट राज्य की नींव डाली थी। चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी। चूड़ामन के बाद आते हैं बदन सिंह। चूड़ामन के बाद आते हैं बदन सिंह। चूड़ामन का भतीजा था 1721 से 56 में। 1721 तक चूड़ामन रहते हैं, उसके बाद 1721 से 56 में बदन सिंह आते हैं। ये चूड़ामन का भतीजा था। बदन सिंह को भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बदन सिंह को भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी और उसमें महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया। कौन दिया था? अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी और उसमें महेंद्र जोड़ दिया था। 1756 में सूरजमल ने जाटों का नेतृत्व किया। सूरजमल को जाटों का अफलातून कहते थे। सूरजमल को जाटों का अफलातून कहते थे। सूरजमल के नेतृत्व में मराठों का सहयोग करना चाहते थे। जाट सूरजमल के नेतृत्व में मराठों का सहयोग करना चाहते थे पानीपत के तृतीय युद्ध में, किंतु सदाशिवराव भाऊ ने मतभेद होने के कारण अलग हो गए।
सदाशिवराव भाऊ से मतभेद होने के कारण ये लोग अलग हो गए। सूरजमल के पश्चात जवाहर सिंह राजा बना और तदोपरांत रतन सिंह, केहर सिंह, ये छोटे छोटे राजा आए। उसके बाद 1805 में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और जाट शासन का अंत हो गया। उसके बाद आते हैं रुहेल एवं बंगश पठान। रुहेलखंड राज्य के संस्थापक बीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खां, इन दोनों ने रुहेलखंड राज्य की नींव डाली थी। इसका विस्तार उत्तर में कुमायूं से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक फैला था। इसकी राजधानी पहले आंवला यानी कि बरेली थी और बाद में रामपुर हो गई। पहले आंवला यानी बरेली, बाद में रामपुर हो गई थी रुहेलखंड की राजधानी। 1774 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने हेस्टिंग से संधि कर मीरनपुर कटरा के युद्ध में रहमत खां को पराजित कर रुहेलखंड का अधिकांश भाग अपने राज्य में मिला लिया। मीरनपुर कटरा के युद्ध में हेस्टिंग से संधि करके शुजाउद्दौला ने रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अपने राज्य में मिला लिया। और शेष बचे हुए भाग से रामपुर रियासत की स्थापना हुई और रामपुर रियासत का उत्तराधिकारी था अली मोहम्मद खां के पुत्र फैजुल्लाह खान। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के शासनकाल में एक अन्य अफगान मोहम्मद खां बंगश ने वर्तमान अलीगढ़ और कानपुर के बीच का क्षेत्र व फर्रुखाबाद का कुछ भूभाग अधिकार में लेकर स्वतंत्र बंगश पठान राज्य की स्थापना की थी। कौन किया था? मोहम्मद खां बंगश ने स्वतंत्र बंगश पठान राज्य की स्थापना की थी। बुंदेलखंड के शासक महाराणा छत्रसाल ने मराठों की सहायता से बंगश को पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। गुरु अंगद ये सिख साम्राज्य से संबंधित हैं। तो गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाने का श्रेय गुरु अंगद को जाता है और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी इन्होंने ही किया। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह से परास्त हुमायूं ने पंजाब में गुरु अंगद से भेंट की थी। गुरु अमरदास 1552 से 74 ईस्वी में इनका समय होता है। तो गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। 22 गद्दियों की स्थापना गुरु अमरदास ने की थी। तो संक्षेप में आते हैं सिख गुरुओं की उपलब्धियां। तो नानक सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर अंगद देव आते हैं, गुरुमुखी के जनक होते हैं। अमरदास आते हैं, इन्होंने गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण कराया था अमरदास ने। और रामदास ने अमृतसर के संस्थापक माने जाते हैं। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना करते हैं। हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना करते हैं। हर राय उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेते हैं। हरकिशन अल्प वयस्क आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी जाती है और गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना का संगठन करते हैं। गुरु अमरदास ने एक नई विवाह पद्धति लवन को प्रारंभ किया था गुरु अमरदास ने। गुरु रामदास ने अपने शिष्य एवं दामाद रामदास को सिखों का चौथा गुरु बनाया। अपने शिष्य एवं दामाद रामदास को सिखों का चौथा गुरु बनाया। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। रामदास ने अमृतसर नामक शहर बसाया था। किसने? रामदास ने अमृतसर शहर बसाया था। रामदास के अनुयायियों को रामदासी की संज्ञा प्रदान किया गया उनको। रामदासी जो रामदास के अनुयायी थे। और इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु पद को पैतृक बना दिया। अपने पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु पद को पैतृक बना दिया रामदास ने। इसके बाद आते हैं अर्जुन देव। 1581 से 1606 ईस्वी के बीच सच्चा बादशाह की उपाधि दी थी इनको अर्जुन देव। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव रामदास के पुत्र थे। इन्हीं को सच्चा बादशाह की उपाधि दी गई थी। अकबर के समकालीन थे
अमृत सरोवर के मध्य इन्होंने हरमिंदर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण कराया था। कादरी संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत मियां मीर ने हरमिंदर साहिब के शिलान्यास किया था। इसके अलावा तरन तारन, करतारपुर एवं गोविंदपुर नामक शहरों का बसाव भी गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। इनके अनुयायियों को रामदासी कहा जाता है। कुछ लोग उन्हें मसंद एवं मेउरा भी कहते थे। मसंद और मेउरा भी कहते थे अर्जुन देव को। अर्जुन देव अपने अनुयायियों से अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेने लगे थे और ये 10वां भाग होता था, आय का 10वां भाग होता था। उनका एक प्रमुख कार्य आदि ग्रंथ की रचना थी। इसमें 5 सिख गुरुओं एवं 18 हिंदू संतों के उपदेशों का संग्रह है। इसमें आदि ग्रंथ में सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु। प्रथम गुरु नानक थे और अंतिम थे गुरु गोबिंद सिंह जी। हजरत रब्बुल मजीज, ये गुरु नानक की उपाधि थी। हजरत रब्बुल मजीज गुरु नानक की उपाधि थी। लंगर व्यवस्था का निहितार्थ क्या था? हिंदुओं की जातीय व्यवस्था को समाप्त करना। हिंदुओं में जो जातीय व्यवस्था थी, इसको समाप्त करने के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। गुरु उपदेशों के प्रचारार्थ 22 गद्दियों का निर्माण गुरु अमरदास ने कराया है। अमरदास ने 22 गद्दियों का निर्माण कराया है गुरु उपदेशों के प्रचार करने के लिए। लवन क्या है? ये अमरदास द्वारा प्रारंभ की गई सिखों के लिए एक नई विवाह पद्धति है। लवन एक विवाह पद्धति है जिसे अमरदास द्वारा आरंभ किया गया। तरन तारण नगर की स्थापना अर्जुन देव ने ही की थी। जैसे अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर यानी हरमिंदर साहिब बनवाया था, उसके साथ साथ तरन तारण भी बनवाया था और क्या बोलते हैं, करतारपुर और गोविंदपुर नामक शहर भी बसाए थे इन्होंने। आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना भी गुरु अर्जुन देव ने ही की थी। यानी गुरु अर्जुन देव थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव ने किस विद्रोही राजकुमार को आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता प्रदान की? तो अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता प्रदान की थी। सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय किस सिख गुरु को प्राप्त है? तो गुरु हरगोविंद को। गुरु हरगोविंद ने सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। इसके बाद आते हैं गुरु हरगोविंद। इनका समय काल होता है 1606 से 1644 ईस्वी के बीच में। तो इन्हीं के दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू हुई और गुरु हरगोविंद ने ही 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त वंगा का निर्माण कराया। इन्होंने 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त वंगा का निर्माण कराया और नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी इन्होंने दी। सिखों में सैनिक भावना, शिक्षा एवं शस्त्र धारण कराकर उनको एक लड़ाकू जात के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय भी हरगोविंद को जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से अमृतसर की किलेबंदी भी इन्होंने ही कराई और इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया था। कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर हरगोविंद ने बसाया था और वहीं पर 1644 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आते हैं गुरु हर राय। गुरु हर राय 1644 से 1661 के बीच में रहते हैं ये। फिर आते हैं गुरु हर किशन, ये 61 से 1664 ईस्वी तक रहते हैं। राम राय ने देहरादून में अपनी एक अलग गद्दी स्थापित की थी। राम राय कौन थे? तो हर किशन हर राय के छोटे पुत्र थे राम राय। ये हर राय के छोटे पुत्र थे और राम राय के भाई थे। राम राय गुरु हरकिशन के भाई थे जिन्होंने देहरादून में अपनी एक अलग गद्दी स्थापित की थी
उनके अनुयायियों को राम राय कहा जाता है। जो राम राय से संबंधित थे उन्हें राम राय कहा जाता है। इसके बाद आते हैं सिख गुरु गुरु तेग बहादुर। ये हरगोबिंद के पुत्र थे, तेग बहादुर। असम के एक शासक ने गुरु तेग बहादुर के नाम पर गुरु टीला बनवाया असम में, और माखोवाल यानी अमृतसर में इन्होंने अपनी गद्दी बनवाई थी। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुखर विरोध इन्होंने ही किया, और इन्हीं की याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया है। गुरु तेग बहादुर की याद में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया है, और इन्होंने ही आनंदपुर नामक नगर बसाया था। आनंदपुर गुरु तेग बहादुर का बसाया हुआ नगर है। आनंदपुर और पाउंटा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो आनंदपुर तेग बहादुर ने, और पाउंटा गुरु गोविंद सिंह ने इस नगर के बसाया था। हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके संस्मरण में बनवाया गया था? तो गुरु नानक। हुजूर साहिब गुरु नानक। अकाल तख्त दंगा का निर्माण गुरु हरगोबिंद सिंह ने कराया था। हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त दंगा का निर्माण कराया। सिख धर्म में लवन की शुरुआत तीसरे गुरु अमरदास ने की थी। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी है, और गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले सिख गुरु हैं गुरु अंगद देव। अंगद देव ने ही गुरु नानक की जीवनी लिखी है। सच्चा बादशाह गुरु हरगोबिंद सिंह को कहा जाता है, सच्चा बादशाह। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया है? हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण कराया है। मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा, यह कथन है गुरु गोविंद सिंह का। मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा, गुरु गोविंद सिंह का यह कथन है। वह मात्र कौन एक ब्रिटिश शासक था जिससे सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया? तो वो थे सर जॉन लॉरेंस। ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जूतों सहित घुस गया था। लुप्त आदि ग्रंथ को दशम पातशाह का ग्रंथ इसकी संज्ञा से पुनः संकलित कराया। गुरु गोविंद सिंह ने दशम पातशाह का ग्रंथ, जो कि लुप्त आदि ग्रंथ था, इसको पुनः संकलित कराया। उन्होंने पाहुल नामक एक त्योहार चलाया। पाहुल, गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल नामक एक त्योहार चलाया। गोविंद सिंह ने पहाड़ी प्रदेश में पाउंटा नामक स्थान की स्थापना की। गोविंद सिंह ने पाउंटा नामक स्थान बसाया। इन्होंने कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना भी वहीं पर किया था। इनकी आत्मकथा है विचित्र नाटक। इनकी आत्मकथा क्या है? विचित्र नाटक। इन्होंने खालसा सेना तैयार की 80,000 सैनिकों की। खालसा सेना गुरु गोविंद सिंह ने ही तैयार की थी। नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 में एक पठान अजीम खां ने इनकी हत्या कर दी थी। इन्होंने पुरुष सिखों को सिंह और महिला सिखों को कौर नामक टाइटल धारण करने को कहा। सिंह और कौर। इसके बाद आते हैं बंदा बहादुर। 1708 से 1716 ईस्वी के बीच में बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। इनका जन्म 1670 में हुआ था पुंछ जिले के राजौरी गांव में। इनका दूसरा नाम माधव दास बैरागी भी था। माधव दास बैरागी। बचपन का नाम लक्ष्मण देव, अन्य नाम माधव दास बैरागी। किसका था? बंदा बहादुर का। इन्हीं का नाम गुरु बख्श सिंह भी आता है। ये क्यों आता है? जब गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को सिखों का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान कर पंजाब भेजा, तो वहां पर इनका नाम गुरु बख्श सिंह हो गया। तो बंदा बहादुर ने गुरु नानक एवं गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलवाए। गुरु नानक एवं गोविंद सिंह के नाम पर किसने सिक्के चलवाए? तो बंदा बहादुर ने।
और सिख राज्य की मुहर भी बनवाई इन्होंने। और बंदा बहादुर ने ही वाहे गुरु जी का खालसा के स्थान पर फतह दर्शन का नारा दिया। वाहे गुरु जी का खालसा के स्थान पर फतह दर्शन का नारा बंदा बहादुर ने दिया। सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता एवं सिख राज्य का संस्थापक कौन था? तो प्रथम राजनीतिक नेता एवं सिख राज्यों का संस्थापक माना जाता है बंदा बहादुर को। सिखों की राखी प्रथा क्या थी? राखी प्रथा मराठों के चौथ के समान थी। सिखों की जो राखी प्रथा थी वो मराठों के चौथ के समान थी। 1716 में बंदा बहादुर की हत्या हो जाती है क्योंकि फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया था। तो उसके बाद जब बंदा बहादुर की हत्या हो जाती है तो सिख दो दल में विभक्त हो जाते हैं, बंदई और तत खालसा। बंदई और तत खालसा यानी बंदा बहादुर के बाद दो भाग बंदई और तत खालसा में सिख बढ़ जाते हैं। बंदई क्या था? तो बंदा बहादुर के अनुयायियों को बंदई कहा गया और जो तत्त खालसा थी ये कट्टर सिंहपंथी थे। कट्टर सिखपंथी तत्त खालसा हो गए। भृंगी, इसे छज्जा सिंह ने स्थापित किया है। ये मिसल है भृंगी मिसल, इसे छज्ज सिंह ने स्थापित किया था। आहलूवालिया, आहलूवालिया जो मिसल है इसे जस्सा सिंह ने आहलूवालिया। रामगढ़िया, नंद सिंह सिंघानिया। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला के सुकरचकिया मिसल, किस मिसल के थे ये? तो सुकरचकिया मिसल के थे रणजीत सिंह। और सुकरचकिया के जो मिसल थे मुखिया थे महासिंह, उनके घर पे रणजीत सिंह का जन्म हुआ था सुकरचकिया मिसल में। 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। पहले भंगी मिसल के पास अमृतसर था, उसको छीन लिया। लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेडकॉफ को दूत बनाकर रणजीत सिंह के पास भेजा था। लॉर्ड मिंटो ने किसको भेजा था दूत बनाकर? तो चार्ल्स मेडकॉफ को दूत बनाकर रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था। और उसके बाद क्या होता है कि 1809 में अमृतसर की संधि हो जाती है। तो अमृतसर की संधि कब होती है? 1809 में। और उस समय सिख राज्य का राजा कौन होता है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी काबुल के शासक जमान शाह ने। काबुल के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। काबुल के शासक जमान शाह ने। तो कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किसने भेंट किया था? तो अफगान शासक शाह शुजा ने। अफगान शासक था शाह शुजा जिसने कोहिनूर भेंट किया था रणजीत सिंह को। अमृतसर की संधि होती है 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के चार्ल्स मेडकॉफ के मध्य। चार्ल्स मेडकॉफ और अंग्रेजों इनके रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि 1809 में हो जाती है। किस फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो विक्टर जैक्वे मॉन्ट जो है इन्होंने रणजीत सिंह को नेपोलियन बोनापार्ट कहा है। फौज खास का गठन इटालियन सेनापति वेंतूरा फ्रांसीसी सेनापतियों एलार्ड कोर्ट एवं गार्डनर द्वारा किया गया। फौज खास का गठन, ठीक है ना। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री एवं तोपखाने का प्रधान कौन था? तो विदेश मंत्री था फकीर अजीजुद्दीन और तोपखाने का प्रधान था इलाही बख्श। कौन सा जर्मन यात्री 1835 में रणजीत सिंह के दरबार में आया था? तो वो था वैरन कली वेन ह्यूगल। वैरन कली वेन ह्यूगल जर्मन यात्री रणजीत सिंह के दरबार में 1835 में आया था।
रणजीत सिंह की भूमि प्रणाली मुख्यतः किससे प्रेरित थी? तो मुगलों से प्रेरित थी। और रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। अमृतसर की संधि जो हुई थी उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि लुधियाना में अंग्रेजी सेनाएं रखी गईं। अमृतसर की संधि के द्वारा। 1814 से 1816 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो 1814 से 1816 ईस्वी के मध्य। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों, शाह शुजा और रणजीत सिंह के बीच एक त्रिदलीय संधि संपन्न होती है। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों, शाह शुजा और रणजीत सिंह के बीच एक त्रिदलीय संधि होती है। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलवाए। नानक के नाम पर नानक सहाय और गोविंद सिंह के नाम पर गोविंद सहाय। और एक उन्होंने राजकीय मोहर बनवाया श्री अकाल सहाय। राजकीय मोहर रणजीत सिंह ने बनवाया। रणजीत सिंह ने केंद्रीय शासन के संचालन के लिए 5 मंत्रियों की नियुक्ति की थी। यानी रणजीत सिंह का जो प्रशासन था वो 5 मंत्रियों से संबंधित था। ध्यान सिंह महाराजा रणजीत सिंह का वजीर था। कौन था? ध्यान सिंह वजीर था रणजीत सिंह का। एक वैदेशिक मंत्री था। फकीर अजीजुद्दीन ने इस पद का निर्वाह किया। विदेश मंत्री कौन था? फकीर अजीजुद्दीन। भगवान दास और दीनानाथ रणजीत सिंह के 2 वित्त मंत्री थे। शासन के विभिन्न कार्यों में मदद करने के लिए 12 अलग अलग विभाग बनाए गए थे। जैसे कि कुछ विभाग महत्वपूर्ण है। दफ्तर ए आबवाब उल माल क्या था? भू राजस्व और आय के स्रोतों का विवरण रखता था। भू राजस्व एवं आय के अन्य स्रोतों का विवरण रखता था। उसके बाद है दफ्तर ए तोहिजात। यह विभाग राज परिवार के व्यय अन्य व्यवस्था का प्रबंध करता था। दफ्तर ए मवाजात। यह सभी कर्मचारियों के वेतन का विवरण रखता था। कर्मचारियों के वेतन से संबंधित था दफ्तर ए मवाजात। रोजनामचा। दफ्तर ए रोजनामचा क्या है? ये प्रतिदिन के खर्चों का विवरण रखता था। रोजनामचा से ही पता चल जाता है कि प्रतिदिन का खर्चा। सूबे के मुख्य अधिकारी को नाजिम कहते थे। नाजिम सूबे का मुख्य अधिकारी होता था। और प्रत्येक प्रांत आज की तरह परगने में बटे होते थे और उनका प्रमुख कारदार डीएम होता था। कारदार डीएम की तरह, आज का डीएम जो होता है वैसे ही होता था। परगने तालुकों में यानी तहसीलों में बटे हुए थे, जिसे तालुकादार यानी एसडीएम होता था उसका प्रमुख। भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? तो भूमि कर उत्पादन के 33 से लेकर 40% तक का कर लिया जाता था। बटाई प्रथा चलती थी, 1823 तक चलती रही बटाई प्रथा। और 1824 से 1834 ईस्वी तक कनकूद व्यवस्था थी, जिसके तहत कर वसूली उपज को आधार बनाकर नगद ली जाती थी। उपज को आधार बनाकर नकद लिया जाता था कनकूद व्यवस्था में। फौज ए खास। इस सेना का संगठन 1822 में जनरल वेंतुरा, जनरल एलार्ड, जनरल कोर्ट एवं कर्नल गार्डनर द्वारा किया गया। किसने किया फौज ए खास का संगठन? वेंतुरा, एलार्ड और कोर्ट एवं गार्डनर। एक समृद्ध तोपखाना भी था इस फौज ए खास के पास। इलाही बख्श तोपखाने का अधीक्षक था।
इलाही बख्श तोपखाने का अधीक्षक था। फौज-ए-बिक वाइद यह सेना के अंदर एक ऐसा विभाग था जिसमें केवल घुड़सवार सैनिक थे। बिक वाइद में घुड़सवार सैनिक होते थे। इनमें कुछ विदेशी अधिकारी उच्च पदों पर भी पहुंचे, जिनमें जनरल कोट, एलार्ड वेंतूरा, एविटेबल और गार्डनर थे। इनमें कोट और गार्डनर ने तोपखाने का पुनर्गठन किया। एलार्ड घुड़सवारों और वेंतूरा फौज खास का कार्यवाहक था। वेंतूरा कुछ समय के लिए डेरा जात का गवर्नर रहा और एविटेबल को 1837 ईस्वी में पेशावर का गवर्नर बनाया गया था। न्याय व्यवस्था कैसी थी रणजीत सिंह के शासनकाल में? तो कस्बे में कारदार न्याय विभाग के कर्मचारी होते थे। कस्बों में कारदार न्याय विभाग के कर्मचारी होते थे। और जो सर्वोच्च न्यायालय थी वो अदालत उल आला लाहौर में स्थापित होती थी। अदालत उल आला कहाँ पे? लाहौर में। कारागार के दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। किस आंग्ल सिख युद्ध को तोपों का युद्ध कहा गया है? तो गुजरात का जो युद्ध हुआ है सिखों और अंग्रेजों के बीच में, उसे तोपों का युद्ध कहा गया। गुजरात के युद्ध में, जो कि लड़ा गया था 21 फरवरी 1840 में। डोगरा बंधु थे गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुच्चा सिंह। ये डोगरा बंधु थे, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह। अब आते हैं शुकर चकिया मिसल की वंशावली में आते हैं। तो लास्ट में आते हैं रणजीत सिंह। इनको 1801 में महाराजा की उपाधि दी जाती है। इनके फिर बेटे होते हैं खड़ग सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह। खड़ग सिंह के अन्य पुत्र होते हैं नौनिहाल सिंह और चांद कौर, पत्नी थी इनकी नौनिहाल सिंह। इनकी पत्नी फिर बाद में चांद कौर बनती हैं। वो खड़ग सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, ये वंशावलियां हैं। जिंदा कौर को रानी झिंडन भी कहा जाता है। जिंदा कौर, रानी झिंडन, ये क्या थी? ये दिलीप सिंह की संरक्षिका बनाई गई थी। दिलीप सिंह की संरक्षिका थी ये। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 ईस्वी के बीच में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1845 से 1846 के बीच में। इस युद्ध में 4 लड़ाइयाँ होती हैं: मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और अलीवाल। पहले आंग्ल सिख युद्ध जो कि 45 से 46 के बीच में होता है, 4 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं: मुदकी की, फिरोज शाह की, बद्दोवाल की और अलीवाल की। केवल 5वीं साबराओं की लड़ाई जो कि 10 फरवरी 1846 को ही ये निर्णायक सिद्ध हुई। साबराओं की लड़ाई ये निर्णायक सिद्ध हुई थी। 10 फरवरी 1846 को लड़ी गई थी। 9 मार्च 1846 को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने पर बाध्य किया गया, जिसमें कहा गया कि सतलज नदी के दक्षिणी ओर के सभी प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया जाए। दूसरा था कि सिखों की सेना में कमी कर दी गई, जिसमें केवल 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार रहने दिए गए। तीसरा था कि लाहौर दरबार को 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को हर्जाना देना था। अंग्रेजों ने व्यास से सिंध तक का पर्वतीय प्रदेश गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। जो पर्वतीय क्षेत्र था उसे गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया गया और शेष 50 लाख रुपए सिख राजकोष से अंग्रेजों को प्रदान किया गया। और लाहौर में सर हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। जैसे क्या होता था ना कि जहाँ पे ये संधि करते थे वहाँ पे अपना कोई एक रेजिडेंट वहाँ पे रख देते थे इंक्वायरी करने के लिए कि क्या राज्य में हो रहा है या नहीं हो रहा है। 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि होती है। 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि होती है।
उसके बाद एक समिति बनाई जाती है जिसका अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस को बनाया जाता है। सिख सरदारों की एक संरक्षण समिति होती है, हेनरी लॉरेंस उसका अध्यक्ष होता है। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 के बीच में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी के बीच में। लाहौर दरबार में रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने सिख सेना को बड़ी संख्या में भंग करना आरंभ किया। अंग्रेज रेजिडेंट ने लाहौर दरबार के मुल्तान के गवर्नर मूलराज को त्यागपत्र देने पर विवश किया। लॉर्ड गॉफ के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक सेना ने रावी को पार कर चिनाब नदी के किनारे रामनगर में सिखों को टक्कर दी। फिर 13 जनवरी 1849 को झेलम के तट पर चिलियावाला का युद्ध हुआ। चिलियावाला का युद्ध झेलम के तट पर 1849 को हुआ। फिर 21 फरवरी 1949 को चिनाब के किनारे गुजरात का युद्ध हुआ, जिसमें चार्ल्स नेपियर को लॉर्ड गॉफ के स्थान पर सेना का नेतृत्व दिया गया था। यानी गुजरात युद्ध में जो सेना प्रमुख था वो चार्ल्स नेपियर था। 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और एक समिति गठित की गई जिसमें हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंपा गया। जॉन लॉरेंस को भू राजस्व का प्रबंधन और चार्ल्स मैनसन को न्यायिक विभाग का प्रेसिडेंट बनाया गया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी ने प्राप्त किया, जिसे बाद में ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया गया। अंग्रेजों की ओर से डॉक्टर लगून को दिलीप सिंह का संरक्षक बनाया गया और इसी के प्रभाव से दिलीप सिंह ने 1853 में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। मैसूर राज्य तो तालीकोट के युद्ध के पश्चात विजयनगर छिन्न भिन्न हो गया और 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय द्वारा मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई, जो विजयनगर का भाग था। हैदर अली मैसूर के कोलार में इनका जन्म हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में होता है। फिर उसके पश्चात मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 में। प्रथम हुआ था 1767 से 1769 में और उसके जस्ट लगभग 10 साल बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में। 1779 ईस्वी में त्रिगुट संघ की स्थापना होती है। हैदर अली द्वारा 1779 में त्रिगुट संघ की स्थापना होती है। हेक्टर मुनरो ने मद्रास से और दूसरी सेना कर्नल वेली की अध्यक्षता में गुंटूर से हैदर अली के विरुद्ध भेजी जाती है। फिर मंगलौर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में टीपू और मद्रास के अंग्रेज गवर्नर जॉर्ज मैकॉर्टनी के मध्य मंगलौर की संधि होती है। मंगलौर की संधि 1784 में टीपू और मार्कटनी के बीच होती है। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के बीच में होता है और इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज मराठों के साथ और निजाम के साथ मैत्री संधि कर लेते हैं। इसके अनुसार ये युद्ध में मदद करेंगे। 1790 में जनरल मीडोज के नेतृत्व में सेना ने मैसूर राज्य पर असफल आक्रमण किया। 1790 में मीडोज के नेतृत्व में
मैसूर राज्य पर असफल आक्रमण किया गया। फिर मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई। कब होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि? मार्च 1792 को। इसके अनुसार 3 करोड़ रुपया लड़ाई का हर्जाना और आधा राज्य टीपू को अंग्रेजों को देना पड़ा। आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा है, यह कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वेलिजली ने कहा था। आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा है। टीपू सुल्तान ने चांदी के कौन कौन से सिक्के चलवाए थे? तो एक सिक्का था आबिदी 87 ग्रेन का आबिदी, फिर बाकिरी 43 ग्रेन का, और जाफरी। आबिदी, बाकिरी, जाफरी ये चांदी के सिक्के थे, टीपू सुल्तान के द्वारा चलवाए गए थे। आबिदी, बाकिरी, जाफरी। हैदर अली ने किस स्थान पर फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? 1755 में डिंडीगुल में। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में होती है। इससे असंतुष्ट होकर वारेन हेस्टिंग ने कहा था कि यह मैकॉटनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इससे उत्साहित होकर कॉर्नवालिस ने कहा था कि डंडस को पत्र लिखा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में। टीपू ने राजनीतिक संबंध स्थापना के लिए काबुल, फारस, अरब और मॉरिशस में अपने राजदूत भेजे। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ने टीपू को प्रोत्साहन दिया और अनेक फ्रांसीसी उसकी सेना में सम्मिलित हो गए। कनारा, कोयम्बटूर, दारापुरम और श्रीरंगपट्टनम के भूभाग अंग्रेजों को प्राप्त हुए। कनारा, कोयम्बटूर, दारापुरम और श्रीरंगपट्टनम अंग्रेज के पास चले गए। मैसूर राज्य का शेष भाग वाडियार वंश के राजा चामराज के अल्पवयस्क पुत्र कृष्ण को दे दिया गया। वाडियार वंश के राजा थे चामराज, मैसूर का जो बचा हुआ भाग था उनको दे दिया गया। टीपू का मूल्यांकन 1782 से 99 ईस्वी के बीच में होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध संघर्ष एक दृष्टि में देखते हैं तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 के बीच में। हैदर अली मैसूर का सुल्तान, बंगाल के गवर्नर उस समय होते हैं लॉर्ड वेरल्स्ट। इसमें मद्रास की संधि होती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में हैदर अली, और उस समय बंगाल का गवर्नर होता है वारेन हेस्टिंग। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि होती है, मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के बीच लड़ा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर होते हैं उस टाइम पे, तो उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है टीपू सुल्तान के बीच में, और उस समय बंगाल गवर्नर होता है लॉर्ड वेलेजली। तो इसमें क्या होता है, चतुर्थ युद्ध के बाद मैसूर सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। अवध का राज्य। अवध के राज्य की सीमाएं पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी तक विस्तृत थी। पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी तक फैली हुई थी। यह मराठा और अंग्रेजों के बीच बफर स्टेट के रूप में अवस्थित था। अवध जो राज्य था मराठा और अंग्रेजों के बीच में बफर स्टेट के रूप में अवस्थित था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में अवध स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ।
मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अवध के स्वतंत्र राज्य का निर्माण होता है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां अथवा बुरहान उल मुल्क था। सादत खां बुरहान उल मुल्क था। अवध की राजधानी फैजाबाद बनाई गई थी। वह मुस्लिमों में शिया था और निशापुर के सैयद वंश से संबंधित था। शिया संप्रदाय से था, सैयद वंश से संबंधित था। मोहम्मद शाह ने 1720 से 1722 तक आगरा का गवर्नर बनाया सादत खां को, मोहम्मद शाह ने, और बुरहान उल मुल्क की उपाधि से विभूषित किया। सादत खां ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और 20 करोड़ रुपए मिलने का विश्वास दिलाया। जब उसने वह धन मांगा गया तो उसने 1739 ईस्वी में विष खाकर आत्महत्या कर ली। सफदरगंज 1739 से 1754, ये सादत खां का भतीजा था। सफदरगंज सफदरजंग ने अपने शासन में न्याय की उचित व्यवस्था की, राज्य के ऊंचे पद योग्यतानुसार निष्पक्षता के साथ दिए। उसके शासन के सबसे उच्च पद पर हिंदू महाराजा नवाब राय था। शासन में सबसे उच्च पद पर कौन था? हिंदू महाराजा नवाब राय था। हिंदुओं व मुसलमानों के प्रति भेदभाव की नीति नहीं अपनाई गई थी। अवध में लखनवी तहजीब इसी के शासनकाल में विकसित हुई। लखनवी तहजीब सफदरजंग के शासनकाल में ही शुरू हुई। उसके बाद शुजाउद्दौला आता है 1754 से 75 ईस्वी के बीच में। सफदरजंग के पश्चात उसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बनता है। 1759 ईस्वी में निर्वासित मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को उसके वजीर इमादुल मुल्क के विरुद्ध अपने राज्य में शरण दी उसने। 1773 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग से बनारस की संधि की। बनारस की संधि वारेन हेस्टिंग से 1773 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने की, जिसके तहत इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में हेस्टिंग ने बेच दिए। आसफउद्दौला शुजाउद्दौला का पुत्र था। आसफउद्दौला 1755 से 97 के बीच में यह नवाब रहता है। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की 1775 में। आसफउद्दौला राजधानी फैजाबाद से लखनऊ 1775 ईस्वी में स्थानांतरित की। अंग्रेजों से इन्होंने फैजाबाद की संधि की। फैजाबाद की संधि के अनुसार बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई और अंग्रेजों ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली। जॉन मिल्टन को अवध की बेगमों से धन वसूलने का आदेश दिया गया था। बर्क द्वारा इंग्लैंड में हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया तो उसमें एक कारण अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार भी था। उसके बाद वाजिर अली आते हैं। वाजिर अली आसफउद्दौला का पुत्र था। वाजिर अली के बाद आते हैं सादत अली खां सेकेंड 1798 से 1784 के बीच में। यह आसफउद्दौला का भाई था। सर जॉन शोर से संधि कर इसने गद्दी प्राप्त की। सर जॉन शोर से सादत अली खां सेकेंड ने संधि की थी। 1801 ईस्वी में वेरेजली की सहायक संधि स्वीकार करने को यह बाध्य हो गया था। अवध के नवाबों की वंशावलियां दी गई हैं। पहले आता है सादत खां 1722 से 39 के बीच में, फिर सफदरजंग 1739 से 54,
शुजाउद्दौला 1754 से 75 के बीच में रहता है। आसफुद्दौला 75 से 97 के बीच में। वाजिर अली 1797 से 98 के बीच में। सादत अली खां सेकेंड 98 से 14। फिर आता है गजीउद्दीन हैदर अली खां 1814 से 1827। नासिरुद्दीन हैदर ये होता है 1827 से 37 के बीच में। फिर मोहम्मद अली शाह 37 से 42। अमजद अली 42 से 47। वाजिद अली शाह 47 से 56। वारेन हेस्टिंग ने धन लेकर नवाब यानी कि सादत अली खां सेकेंड को राजा की उपाधि प्रदान की। इसके बाद गजीउद्दीन हैदर अली खां नवाब बनता है। हेस्टिंग ने इसे 1815 ईस्वी में बादशाह की उपाधि प्रदान की। गजीउद्दीन को बादशाह की उपाधि हेस्टिंग ने प्रदान की। फिर आते हैं वाजिद अली शाह। यह अंतिम नवाब था। 1854 में आउट्रम की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसको आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को हड़प लिया और वाजिद अली शाह को पेंशन देकर निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया। बंगाल का राज्य। बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में शाह शुजा से अनुमति लेकर बनाई थी। 1651 में शाह शुजा से अनुमति लेकर बनाई थी। 1651 ईस्वी में ही एक राजवंश की महिला की डॉक्टर बाउटन द्वारा चिकित्सा करने पर शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। सूबेदार अजी मुशान ने 1698 ईस्वी में कंपनी को सुल्तानाती कालिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 तक नवाब रहता है ये बंगाल का। मुर्शिद ने भूमि सुधार प्रणाली को अपनाते हुए समस्त जागीरों का अधिग्रहण करके खलासा भूमि में परिवर्तित कर दिया तथा इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। इजारेदारी प्रथा मुर्शिद कुली खां प्रारंभ करता है। उसने कृषकों को तकावी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज भी प्रदान किया। उसके शासनकाल में 3 जमींदार विद्रोह हुए हैं। पहला किसान विद्रोह जो हुआ था वो सीताराम और उदय नारायण ने किया था और दूसरा सुजात खां और तीसरा नजात खां के नेतृत्व में किया गया। शुजाउद्दीन 1727 से 39 ईस्वी तक। इसने बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का दामाद था, तो इसने सूबेदार अलीवर्दी खां को नायब सूबेदार बनाया। फतेह चंद, जगत सेठ, आलम चंद एवं हाजी अहमद खां इसके सहायक थे। सरफराज खां 39 से 40। सरफराज खां आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। इसने कौन सी उपाधि? आलम उद दौला हैदर जंग। 1740 में गिरिया युद्ध में सरफराज को पराजित कर बंगाल का नवाब बन गया। कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां इसको 1740 में गिरिया के युद्ध में हरा देता है सरफराज को, उसके बाद नवाब बन जाता है। फिर आते हैं अलीवर्दी खां 1740 से 1756 के बीच में। अलीवर्दी खां को मिर्जा मुहम्मद खां की संज्ञा प्राप्त थी। अलीवर्दी खां मिर्जा मुहम्मद खां भी कहा जाता है इसको। 1751 में उसने रघुजी भोंसले से संधि कर ली, जिससे 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ व उड़ीसा का
सूबा मराठों को देना पड़ा। अलीवर्दी खां यूरोपियनों को मधुमक्खियों के समान मानता था। 1756 में जलशोध यानी जलोदर या पेचिश के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जलशोध यानी कि जिसे पेचिश या जलोदर कहते हैं, उससे इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आता है सिराजुद्दौला। दौहित्र था। सिराजुद्दौला कौन था? दौहित्र यानी कि नाती था। 1756 से 57 के बीच में ये नवाब बनता है। 23 वर्ष की अवस्था में मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला नवाब बन गया बंगाल का। बंगाल में इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो मुर्शिद कुली खां ने। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो ये अलीवर्दी खां ने की थी। बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः कौन था? एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। ये मुर्शिद कुली खां ये दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। अलीनगर की संधि अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से की थी? तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला से की थी। कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नरों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये थे ड्रेक, वैनसिटार्ड, वेरल्स्ट, कार्टियर एवं वारेन हेस्टिंग। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रोजर ड्रेक थे। रोजर ड्रेक प्लासी के समय। प्लासी का युद्ध 1757 में किस नदी के तट पर हुआ था? तो भागीरथी। प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के तट पर हुआ था 1757 में। बंगाल में प्रचलित दस्तक का क्या आशय था? तो दस्तक था कर मुक्त व्यापार करने का परिपत्र या परमिट। दस्तक। गिरिया का युद्ध कब और किसके परिणाम क्या हुआ इसका? तो 1740 में अलीवर्दी खां सरफराज को पराजित कर बंगाल का स्वतंत्र नवाब बन जाता है। सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी के बीच बनता है। इसे आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि प्राप्त थी। सरफराज खां को आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि, अच्छा रिपीट हो रहा है, सॉरी। भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश टकसाल कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो सर्वप्रथम ब्रिटिश टकसाल 19 अगस्त 1757 को कोलकाता में। 1757 19 अगस्त 1757 को कलकत्ता में पहली टकसाल स्थापित की गई। सिराज ने अक्टूबर 1756 में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में पराजित किया और मार डाला और घसीटी बेगम को अपने महल में लाने में सफल रहा। काल कोठरी की दुर्घटना का विवरण मिस्टर हॉलवेल ने अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में दिया है। कोठरी दुर्घटना। अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को विवश होकर के क्लाइव से 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। श्री नवीन चंद्र सेन ये कहते हैं कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि आरंभ हो गई, और ताराचंद कहते हैं कि प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसने भारत का स्वरूप बदल दिया। सदियों से प्रचलित आर्थिक और शासकीय व्यवस्था बदल गई। सर जदुनाथ के द्वारा लिखा, इन्होंने जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। मुर्शिदाबाद के किसी दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रखा था। कर्नल क्लाइव का गधा मीर जाफर को कहा गया था। 24 परगना की जागीर क्लाइव की जागीर के नाम से जानी जाती थी। मीर जाफर को नवाब बनाया जाना प्रथम क्रांति कही गई तथा नवाब का पद त्याग देना बंगाल की दूसरी क्रांति कही जाती है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर।
प्रथम क्रांति की संज्ञा दी गई है सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाए जाने की। मीर कासिम द्वारा नियुक्त समरू नामक जर्मन सेनापति का वास्तविक नाम क्या था? वाल्टर रीनहार्ड। मीर कासिम ने बंगाल में एक नया कर किस संज्ञा से लगाया था? तो अब्बाब कर था वो। सरकारी अफसरों से मीर कासिम ने कौन सा कर वसूल किया? खिजरी नामक कर। खिजरी नामक कर मीर कासिम ने सरकारी अफसरों से वसूल किया। और एक नया कर मीर कासिम ने बंगाल में लगाया, अब्बाब कर। मीर कासिम 1760 से 63 में नवाब बनता है बंगाल का। इसने सेना का पुनर्गठन किया और सैनिक प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। मीर कासिम ने मुंगेर में तोपों तथा तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। अंग्रेजों से संघर्ष मीर कासिम का यहाँ पे देखते हैं। कटवा का युद्ध होता है 9 जुलाई 1763 में। गिरिया का युद्ध होता है 5 सितंबर 1763 में। फिर बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में। और उदय नाला का युद्ध होता है 1763 में। 4 युद्ध होते हैं, कटवा के, गिरिया जी, उदय नाला यू और बक्सर का 22 अक्टूबर 1764 में। उदय नाला के पास जो युद्ध हुआ था उसमें मीर कासिम बुरी तरह से पराजित हुआ था। पटना में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 148 कैदियों थे जिसमें एलिस भी था। उसकी हत्या करवा दी गई थी। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से इतिहास में विख्यात है। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बनाया। मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर के मैदान में ये आमने सामने आ गए थे। इलाहाबाद की संधि। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ अलग अलग संधियां की। जैसे कि पहला होता है इलाहाबाद की संधि। इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। संधि पर हस्ताक्षर करने वालों में शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव थे। इसके अनुसार शाह आलम को कड़ा और इलाहाबाद के जिले मिल गए और इस कार्य के बदले कंपनी ने उसे 26 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। फिर इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। इसमें क्या होता है कि नवाब को कड़ा और इलाहाबाद जिले मुगल सम्राट शाह आलम को देने का वादा किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने 50 लाख रुपए कंपनी को देना स्वीकार किया। चुनार पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। गाजीपुर और बनारस की जागीर कंपनी की संरक्षता में बलवंत सिंह और उसके परिवार को पैतृक जागीर के रूप में मिली। अंग्रेजों ने अवध की सुरक्षा का भार भी अपने ऊपर लिया। मुबारक उद दौला ये बंगाल का अंतिम नवाब था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इम्पे ने मुबारक उद दौला को फैंटम यानी बेताल की संज्ञा प्रदान की थी। क्लाइव के प्रशासनिक सुधार। क्लाइव ने प्रतिज्ञा पत्र का आरंभ किया। क्लाइव ने क्लाइव कोष की स्थापना की। इस कोष से उन भारतीय सिपाहियों तथा सैनिक अधिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिनका युद्ध में अंग भंग हो जाता था। और इन्होंने निजी व्यापार पर नियंत्रण बनाया। व्यापार समिति की स्थापना की। इसे नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दिया गया इस समिति को। कर्मचारियों का स्थानांतरण और सैनिक सुधार यानी युद्ध काल में मिलने वाला दोहरा भत्ता देना 1766 में बंद कर दिया गया।
सेना को 3 भागों में बांट दिया गया। एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर पटना और तीसरा भाग इलाहाबाद में रखा गया। रॉबर्ट्स के अनुसार क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। 1765 से 72 ईस्वी के मध्य बंगाल में स्थापित अंग्रेजी शासन को किस इतिहासकार ने डाकुओं का राज्य कहा है? तो वो कहे हैं के एम पंडिकर ने। के एम पंडिकर ने डाकुओं का राज्य कहा है अंग्रेजी शासन को। बंगाल में दोहरे शासन का अंत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला अंतिम नवाब था। द्वैध शासन व्यवस्था को किसने खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी? तो द्वैध शासन को खुली और बेशर्म लूट कहा है पर्सिबल स्पीयर ने। पर्सिबल स्पीयर ने खुली और बेशर्म लूट कहा है द्वैध शासन को। श्वेत द्रोह क्या था? तो क्लाइव द्वारा 1766 में दोहरा भत्ता बंद करने से उसके ही अधिकारियों ने विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया। सांगड़ी प्रथा क्या थी? सांगड़ी प्रथा बंधुआ मजदूरी की परंपरा को सांगड़ी प्रथा कहते थे। मदद-ए-मौस क्या था? तो मदद-ए-मौस धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानित भूमि, जो भूमि कर से मुक्त होती थी।